आज मैं बात करना चाहता हूँ हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ सीईओ एंड फिक्स्ड माय टाइम प्रॉब्लम। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं थी जब मैं जॉब करता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया, फर्स्ट पेशेंट भी देखना, पीपल मैनेजमेंट करना, वेंडर्स को देखना, मतलब ढेर सारे अलग-अलग काम थे। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास सुपर सपोर्टिव को-फाउंडर हैं, डॉक्टर रिम्पी मेरी वाइफ़, और आज भी 99% काम वो करती हैं, मैं खाली 1% करता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं रहता हूँ, मैं बीच में 15-20 दिन के लिए चला गया था बाहर, तो 1% की कीमत मेरी वाइफ़ को भी समझ में आई एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। जब मैं वापस आया, तो मुझसे बोलती है, "तुम बस रहा करो, काम मैं सारा कर लूँगी, तुम रहा करो।" तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पता चली है रिसेंटली, जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया है, और मैं चाहूँगा हर उस इंसान को जो एक सीईओ की तरह सोचना चाहता है, अपने आप को ट्रेन करना चाहता है, वो इस वीडियो के थ्रू कुछ सीख सकता है। मैं फिर से कहूँगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जो हमारे थिंकिंग सिस्टम में नहीं है, वो गलत ही लगती है। तो ये है बहुत सिंपल सी बात, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है। हम लोग बिज़नेस के भी वीडियोज़ बनाते हैं, कोर्सेज़ बनाते हैं। WBX मेरा एक सीरीज़ है, जिसमें मैंने खुद स्टार्टअप को कैसे बनाया जाए, स्केल किया जाए, इसके ऊपर मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ बात कर चुका हूँ। उसको पढ़ने के बाद भी ये चीज़ मिस हो रही थी मुझसे, क्योंकि सीईओज़ कैसे पता है आप लोगों को? सीईओज़ कोचिंग लेते हैं। जो अच्छे-अच्छे सीईओज़ होते हैं, वो फ्रॉम टीम लीडर, एग्ज़ीक्यूटिव ग्रुप्स में से हट कर के जब सीईओ बनते हैं, तो उनके लिए एकदम ऐसा है जैसे कि शादी होकर के नई-नई घर में आ गए। कोई ऐसा कॉलेज तो है नहीं जो आपको सीईओ बनना सिखाता है। एमबीए डज़न्ट टीच यू। तो ये एक खुद को सिखाने वाला ही तरीका है। जैसे माँ बनती है, तो माँ खुद को ही माँ बनाती है, और वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। कई सालों से जब से मैंने ज़ेनोगा पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे, मुझे लगता था मेरा मेन काम है माइंड को समझना, और जो कुछ समझ में आता है समझाना। और एक पॉइंट के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा, स्कूल्स में जाकर जब बच्चों को पढ़ाता था, कि यार मैं क्या बोल दिया? क्या समझा दिया मैंने? तब मैंने उसको स्टोर करना शुरू किया, और फिर यूट्यूब पे उसको शेयर करना शुरू किया, और फिर एक किताब से दूसरी किताब, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, करते-करते मुझे लगा यही मेरा पर्पज़ ऑफ बर्थ है, इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो ऑलमोस्ट 10 साल से मुझे ये लगता था, मेरा मेन काम क्या है? माइंड को समझना। 24 घंटे मेरा माइंड अपने माइंड को समझने की कोशिश करता है, दूसरों को समझने की कोशिश करता है, दूसरों को भी क्लैरिटी देना, जो मैं आप लोगों को भी देता हूँ, लोग बात करते हैं, उनको भी मिलता है, और अंदर मेरे मन में पीस होना चाहिए। तो मेरा ये काम तो हो गया, माइंड पीसफुल हो गया, क्लैरिटी आना शुरू हुई, लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ आना शुरू हो गई। आप लोगों को नहीं पता, मैं इसको मतलब पब्लिकली बोलता नहीं हूँ आप लोगों के सामने। मुझे ना फिज़िकली ऐसा लगने लगा कि मेरा स्टैमिना कम हो रहा है, क्योंकि मैं काम कम कर रहा हूँ। अब फिज़िकल लेबर जो पहले करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप फिज़िकल काम कम करते हैं, तो मेंटल एक्टिविटी भी लैक्स हो जाती है, आलस आना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने देखा है बहुत से सीईओज़ ड्राइविंग खुद करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एजाइल रहें, दिमाग एक्टिव रहे। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं मेंटली बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में मैं chaotic होने लगा। ये किसी और को नहीं दिख रहा है, ये सब मेरे मन में चल रहा है। यार बिज़नेस को ग्रो करना है तो कैसे करें? जितना पैसा मेरे पास है, उससे मैं नया सेंटर बनाऊँ, या नया एम्प्लॉयी हायर करूँ, मैं सॉफ्टवेयर का बिज़नेस करूँ, कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस है वो करूँ। इस तरह से ढेर सारे chaotic आइडियाज़ आपस में क्लैश होने लगे। पार्ट 1, शिफ्ट। अब मैं एम्प्लॉयी नहीं रहा, अब मेरा एक पर्सनल शिफ्ट हो गया 2020 के बाद। इनफैक्ट जब मैंने जॉब छोड़ा था, तो बड़ी खुशी से मैंने जॉब छोड़ा था, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे, मेरी वाइफ़। फिर खोजने लगा मैं जॉब। मुझे मेरी वाइफ़ ने कहा कि तुम छोड़ चुके हो, अब क्यों जा रहे हो? क्यों? क्या लगता है मैं क्यों खोज रहा था? खाली बैठ रहे हैं, आज पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? क्योंकि वैसे ना कैलकुलेशन चल रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने जब अपना पहला सेंटर डाला, तो उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन कौन-सी लेनी है?
एक्स-रे लगाएँ कि ना लगाएँ? लैब खोलें कि ना खोलें? अरे! जनरेटर लगाना है, एसी वाला ₹500 का सर्विस कराएँ कि 1000 वाला का करवाएँ? फिर तब तक से ये हो गया कि भाई कार भी बहुत पुरानी हो गई है, कार भी खरीदना है, बाइक पुरानी हो गई है, उसका गियर आवाज़ कर रहा है, उसको फिटिंग कराना है, सर्विस करानी है। खैर मैं तो बहुत लोअर लेवल पे बोल रहा हूँ। मेरी लाइफ़ में ऐसा हो गया कि अब एक काम नहीं रह गया। शिरीष की, मेरे बेटे की लाइफ़ में केवल एक काम है, स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। आपकी लाइफ़ में भी सिंपल एक काम है, यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। मेरी लाइफ़ में ढेर सारे काम हैं और हर एक काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धीरे-धीरे 2, 4, 6 महीनों में मुझे लगने लगा कि मैं दिन भर बिज़ी हूँ, लेकिन जिस डायरेक्शन में मुझे ग्रो करना है, मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाना है, कंपनी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक अच्छा ब्रांड बनाना है, कस्टमर्स और आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मेरा बड़ा मन है, आप लोग मेरे वेबसाइट पे देखेंगे जाकर, उसमें लिखा है 100 मिलियन ज़िलोगीज़ बाय 2030। कितने साल बचे हैं अब? 4 साल और अभी तक हमारे पास 1 मिलियन भी नहीं हुए। ना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हुए हैं, ना ही तो हमारे पास 1 मिलियन ज़िनोगीज़ हुए हैं और कितना बनाना है मुझे? 100 मिलियन ज़िनोगीज़। तो जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ, उस तरफ आगे जा ही नहीं रहा हूँ। जैसे होती है ना एक औरत के बच्चा हो जाता है, तो वो तो बेचारी खुद बच्ची थी और बच्चा हो गया तो क्या हो गई? माँ बन गई। जब हमारे बेटे पहली बार पैदा हुए थे, मुझे लगा था मैं बाप बन गया और फिर भी दूध के लिए पैसा किससे लेना है? पापा जी से। तो ये होता है जब आपका माइंड तो होता है बच्चे वाला, लेकिन आप बन जाते हैं पापा। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा माइंड था टीचर का, एक सोनोलॉजिस्ट का, लेकिन मैं क्या बन गया था? एक सीईओ और मैं इसके लिए रेडी नहीं था। जैसे कि 99% लोग जो अपना स्टार्टअप चालू करते हैं, वो रेडी नहीं होते। इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती कहीं से। पार्ट 2, द रियल प्रॉब्लम, द व्हर्लविंड। अब मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो रियल प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो एक सीईओ को फेस करनी पड़ती है। इसका नाम रखा है मैंने द व्हर्लविंड। मैंने किताब से चुराया है, मेरे पास एक बहुत प्यारी किताब है, निकालना बैग में से। ये एक बुक मुझे लगता है कि हर एक सीईओ को मिक्सी में डालना चाहिए और उसका फ्रूट जूस बना करके शेक बनाकर पीना चाहिए। 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारा जो बिजनेस कोर्स है ना, उसका नाम भी है WBX रखा था मैंने, इसी से रखा था। राजू जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, वो बोलते हैं बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। आइडिया इज़ नथिंग। आप कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो, यही है। तो लोग एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? उसमें बिगेस्ट रीज़न है ये, उसका नाम है व्हर्लविंड। मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ इसको फेस करती है, बिकॉज़ वो रोज़ अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के 2-2 सेंटर हो चुके हैं हमारे, उसमें रोज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो जो कुछ भी वहाँ चल रहा है, खाली वहाँ नहीं है, कहाँ है? मेरे दिमाग में। इसलिए जब वो कहती है ना आपसे कि बेटा तुम भी आप सेंटर चले जाया करो, तो ये व्हर्लविंड आपसे शेयर करना चाहती है। डेली ऑपरेशनल लाइफ। मेरे केस में क्या चीज़ थी पता है? व्हर्लविंड, मशीन इश्यूज़, स्टाफ कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल डिसीजंस, मेंटेनेंस, स्मॉल इमरजेंसीज़। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, मैं इतना परेशान हो गया, मुझे फ़ोन आया मेरे मैनेजर का कि सर हमारा जो सेंटर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर एमपी नाम लिखा है, वो बोर्ड गिर गया था बारिश में, आंधी आई थी, अब उसको लगवाना है। मैंने कहा लगवाओ, लेकिन उस बोर्ड में नीचे गिरने की वजह से जो बैनर लगा था वो फट गया। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस बैनर को नया लगवाएं कि पुराना लगवाएं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। आज जैसे इन्होंने आपको बुलाया है, फिर 17 दिन मैं इसी तरीके से एक-एक डिसीजन के लिए लड़ी। हाँ, तो ये वर्ल्ड विंड है। आपके लिए खाली विंड नहीं था, ये वर्ल्ड टोर्नेडो था जो शीश बोल रहा है। जब एक साथ आपको 10, 20, 50 चीजें सोचना पड़ता है और डिटेल में जाके सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिस्टम 1 से हो जाए। ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपको 2+2 क्या होता है, वो पूछेंगे 342 इंटू 52 मैडम करके बताइए मुझे। तो आपको अचानक लगता है कि मैं एम्प्लॉइज रख रही हूँ कि मैं एम्प्लॉई हूँ। पहले तो खाली एक एम्प्लॉई थी, मुझे एक बॉस को रिपोर्ट करना था, अब मुझे 50 लोगों की एम्प्लॉई हो चुकी हूँ। और इसमें सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? एक सीईओ अगर सीईओ का काम नहीं जानता तो सब कुछ उसको इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप सुबह जगते तो हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री होने वाला सीईओ हो चुका हूँ, वो आप एक इंटेंशन से जगते हैं, लेकिन आपका पूरा दिन कैसे बीतता है?
रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। इसलिए आज की जो पॉपुलेशन है, यंगर जनरेशन, वो डे 1 से बोलती है मुझे ऐसा काम ही नहीं करना। गरीबी है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, उनको गर्म पानी, ठंडा पानी, एसी चाहिए था। अब तो ऑलमोस्ट एसी हमारे ज़माने में था, अब सबके पास है। अब क्या करना है? डिसीजन नहीं लेना, स्पेशली डेली ऑपरेशनल डिसीजन नहीं लेना है। तो ऐसे ही काम भी खोजते हैं। इनफैक्ट यूट्यूबिंग वर्क ऐसा ही है। आप जब जापान में, जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हैं और यूट्यूबिंग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम से दूसरी डिसीजन, उससे फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन। तो रात तक आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत की यार, लेकिन रात को आप पहुंचते लगता है क्या बनाया मैंने, क्या ब्रांड बनाया, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी बना ली। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा आ गया, कैश आ गया, लेकिन कैश भी इतना नहीं आया कि आप दुनिया वर्ल्ड टूर कर सकते हो अपनी 1 साल तक फ्री होकर के। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा धक्का मारी। मुझे समझ में आया कि मैं एक्टिविटीज़ मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनी का डायरेक्शन नहीं मैनेज कर रहा हूँ। पार्ट 3, एम आई प्लानिंग इनसाइट, द टर्निंग पॉइंट। जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम लोग अपने आसपास से बड़ों से पूछते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी बेचारे बिजनेसमैन तो है नहीं, और जितने भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को जानता हूँ वो सब बहुत बिजी रहते हैं। तो फिर मैं वही किया जो मेरे लिए बेस्ट था। जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं उनके पास गया बात करने के लिए। कौन? इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी जी, अडानी जी, इन लोगों से जाके बात करना शुरू किया। कैसे? उनकी बुक्स तो पढ़ना शुरू किया। इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने, लेकिन उससे बहुत फायदा नहीं हुआ। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, टॉप मोस्ट लीडर्स आपसे बात करने के लिए कहाँ मिलेंगे? अरे वाह, ब्रेन में कैसे मिलेंगे? इमेजिन करके, जैसे अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मैं सोचूं कि ये प्रॉब्लम पे इलॉन मस्क क्या करेगा, तो क्या ऐसा आंसर मिल जाएगा? चैट जीपीटी को अगर मैंने पूछा, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अ, मेरी डिस्कवरी को पहले पहचानिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मेरी। 2005 में मुझे मिली जेनियोगा, जो मेरे लिए स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू थी। उसके पहले 1997 में एक ब्रेक थ्रू हुआ था मेरे कॉलेज में। कौन सा? अरे वाह, आपको याद है? योग वशिष्ठ। उसके बाद से मुझे भरोसा हो गया कि एक यूनिवर्सल स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको समझ में आ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो आप ले लेते हैं। फिर आया 2026, 21 साल बाद मेरी डिस्कवरी हुई कि ब्रेन को अगर आप चाहते हैं कि वो और बेटर डिसीजन ले, तो आपको उसको समझाना नहीं है, उसको सुनना है। ब्रेन क्या बोलना चाहता है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, अब करो। अपने ब्रेन को चाबुक मारते हैं, डांटते हैं, और फिर हमारा ब्रेन यही करता है जो नॉर्मली करता है, रिएक्ट करता है। ये मेरी डिस्कवरी थी ऑफ एमआई। दोस्तों, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया बदल जाए या तो आपके आसपास के लोगों की दुनिया बदल जाए। ये मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं पता था। मैंने 1.5 साल पहले जब स्टार्ट किया था इसको पढ़ना, मुझे लगा ठीक है, अच्छी बुक है, पढ़ते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आने लगी। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तब तो पढ़ता हूँ, अकेले पढ़ने का मन नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग बुक नहीं है ओशो की बुक की तरह। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बुक है। और एमआई एक तरीका है ब्रेन को क्या करने का? रीवायर करने का, ब्रेन को चेंज करने का। कैसे? बाय रिफ्लेक्शन, सही तरीके से क्वेश्चन पूछना, लिसनिंग करना। और मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, जब हम लोग 1-1.5 साल से हैं, कि एक कंपनी कैसे बनती है, बड़ी कैसे होती है। उसने कहा सीईओ बनो, सीईओ बनो, सीईओ बनो। ये आंसर बार बार आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। ये आपको जब अपने लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे और कई महीनों तक पूछेंगे, तब जाके आंसर आएगा। पार्ट 4, 4DX, द पावर लॉ, कोर इनसाइट। तो आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही कि सीईओज कैसे काम करते हैं। दे फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूं, वाइल्डली इंपॉर्टेंट मेरे सारे काम है।
एसी लगवाना है, जनरेटर चलाना है, रात को उस दिन बिजली चली गई थी, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब आया था ना तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे पास 10 काम है, 10 वो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वाइडली इंपॉर्टेंट क्या है एज अ सीईओ? आंसर मिला मुझे, मैं भी शेयर करूंगा। एज अ सीईओ मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए वो कौन सी चीज़ है जो वाइडली इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कल को आप भी डिसाइड करते हैं कि घर छोड़कर भागेंगे नहीं, हमारे बच्चे ही हैं आप लोग। तो एज अ सीईओ आपका क्या काम है? हम तो कहेंगे डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो और हमारे सेंटर को मैनेज करो, बट एज अ सीईओ क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आपको डॉक्टर नहीं बनना है, उस केस में आपको इसी चीज़ को, रिम्पी स्कैन को या डीप नॉलेज को कैसे रन करना होगा? एज अ सीईओ आपको पूछना होगा व्हाट इज वाइडली इंपॉर्टेंट। बाय द वे, वाइडली इंपॉर्टेंट किसी भी सेक्टर में एक लॉ के नाम से जाना जाता है, पावर लॉ। क्या है पावर लॉ? मल्टीपल चीजें करते हैं और उसमें से एक चीज बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस करती है। आप 100 कंपनीज का स्टॉक खरीदते हैं, जिसमें से एक कंपनी ऐसी होगी जो 100 से भी ज़्यादा कमा के देगी जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये हमने वेंचर कैपिटलिज्म की सीरीज में पढ़ा था। ये ऑलमोस्ट हर जगह काम करता है। अगर मैंने 10 प्रॉपर्टी खरीदी है, 10 में से एक ऐसी होगी जो 10 से भी ज़्यादा कमा के देगी। अब जो चीज़ एज अ सीईओ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे छोटी दिखाई देती है। जैसे हमारी पिछली कंपनी में ना एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं टैट। जानते हैं क्या होता है टैट? टर्न अराउंड टाइम। एक पेशेंट अगर आपके पास आया है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, एक्सरे करा रहा है, तो कितने बजे आया और कितने बजे गया, ये कंपनी बोलती है जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। इसलिए आज मुझे लगता है अमेजॉन जैसी कंपनी गुस्सा करती होगी ब्लिंकिट पे कि जैसे ही हमने ऑर्डर दिया, हमारे घर पे 10 मिनट के अंदर में सामान आ गया और अमेजॉन का सामान आ रहा है 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। तो टैट ब्लिंकिट का अमेजॉन से बेटर है। ये अमेजॉन के लिए या ब्लिंकिट के लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पता ठीक है करेंगे कभी। अभी हमारे सेंटर पे बहुत कम पेशेंट आते हैं नए वाले सेंटर पे, फिर भी हम उसका टैट अच्छा नहीं कर पाते। इनफैक्ट मुझे बता रहा था कोई कि एक बहुत पुरानी कंपनी है, चल रही है, बोलते हैं आज भी उनके यहाँ जब पेशेंट आते हैं 2.5 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट मिलती है। पार्ट 5, द इनर प्रॉब्लम। तो बाहर से तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अंदर अंदर अभी भी वही पुरानी हैबिट थी, ईमेल चेक करना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जितनी भी सबसे अर्जेंट चीज़ें थी उसकी तरफ मैं बार बार पुल हो जाता था। लेकिन अब एमआई की वजह से मुझे एक चीज़ रिवील होना शुरू हुई कि मेरे अंदर में क्या है, एक तरफ सीईओ है और एक तरफ डॉक्टर है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एमआई बताती है ना, बहुत खास चीज़ बताती है। जब आप चेंज नहीं हो पाते तो क्यों नहीं हो पाते? आपके अंदर है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मतलब हाँ भी ना भी। ये माइंड में दो अलग अलग बातें चलती हैं, और ज़्यादातर जो बातें ज़्यादा होती हैं वही हम करते हैं। तो अगर मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, अभी जनरेटर ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिजली कहाँ से आएगी, तो मैं ये काम किसी और को दूंगा ही नहीं। अगर एक पॉइंट के बाद मुझे किसी डॉक्टर को हायर करना है और उसकी सैलरी मेरी कमाई से ज़्यादा है, मतलब मेरी बचत से ज़्यादा है, लेकिन मुझे उसको चाहिए हायर करना है, मैं रखूँगा ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ एज अ डॉक्टर बजाय कि एज अ सीईओ। पार्ट 6, रियल शिफ्ट। तो रियल बदलाव दोस्तों मेरे अंदर ये नहीं हुआ कि मुझे एक चीज़ पर फोकस करना है जो इस किताब में लिखा गया है। रियल चीज़ क्या हुआ कि मेरा माइंड अब धीरे धीरे अलाइन करने लगा, पूछने लगा दिन भर आज एज अ सीईओ मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को डेलीगेट कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका माइंड अगर पूरी तरह से अलाइन नहीं है ये पूछने के लिए कि मेरे लिए एज अ सीईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है, तो आप अच्छे से अच्छे डिसीजन सोच लीजिए लेकिन ले नहीं पाएंगे। और वहीं पर आपके अंदर अगर ये चीज़ अब समझ में आ गई, ये प्रायोरिटी हो गई, तो आपको कोई मजबूरी नहीं फील होती, आपको खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा लगता है नेचुरली आप अपना ही काम कर रहे हो। एज ए डिसीजन मेकर दोस्तों आपका काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। इसलिए हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन ने 14 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला बनाया, रूल बनाया। उसमें से एक रूल ये है कि हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो कितना जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ना ये आज की क्लास में, आज की वीडियो में मैं एक चीज़ बड़ा प्रेस करना चाहता हूँ कि दुनिया में चीज़ें अच्छी या ख़राब अपने आप नहीं होती। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है
तो वो आपकी वजह से होती है, और कोई चीज़ खराब हो रही है तो अपने आप हो रही है। अब मान लीजिए मैंने बोर्ड कौन सा लगाना है, टूटा हुआ बोर्ड लगाना है, आज मुझसे पूछ रहे थे मेरे मैनेजर। मैंने कहा आपको जो ठीक लगे वो लगाओ। तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, अपने दूसरे कलीग से पूछा, सुधीर से पूछा। तो सुधीर ने अपना दिमाग लगाया कि इस बोर्ड को नया लगाइए और इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा उसके कि कौन सा कलर, उसने बताया कि ये कलर है, इसमें ये रखिए मत रखिए। अब ये चीज़ जब उन्होंने सुधीर से पूछा, अपने कलीग से पूछा, तो किसका ब्रेन एज अ सीईओ काम कर रहा है? सेकंड वाले का। कौन आदमी है जो बेटर सीईओ बनेगा? सेकंड वाला। क्यों? उसने अपना दिमाग लगाया। तो कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको वो काम नहीं आता, आप डॉक्टर नहीं है, आपने कभी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं चलाया, आपको केवल एक ही काम करना है एज अ सीईओ, आपको एक ही काम करना है। क्या? डेलीगेट तो बाद में करेंगे। यूज योर ब्रेन। अपना ब्रेन यूज करके ये पूछिए कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया था हमारे नए सेंटर पे, वहाँ पर टाइपिस्ट नहीं थी, तो एक नई लड़की आई थी टाइपिस्ट की तरह। तो मैंने वहाँ पर रिपोर्ट बनाया और मैंने कहा इसको ऐसे टाइप कर दो। तो उसको समझ में नहीं आया था, तो उसने कहा सर इसके फॉर्मेट्स नहीं हैं, जो जो हमारे अलग अलग बीमारियों के फॉर्मेट्स होते हैं वो। बोलती मैं सर से पूछ लूँ जो हमारी छुट्टी पर सर गए हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है पूछो। लेकिन तब तक से मेरे को याद आया कि इससे आसान, इससे फास्टर फॉर्मेट्स कहाँ मिलेंगे? चैट जीपीटी पे। तो मैंने इसी को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाया उसको ट्रेन करने के लिए कि एआई को यूज़ करके कैसे तुम बेटर टाइपिस्ट बन सकती हो। अब क्यों ये मुझे याद आया? क्योंकि मैं आज ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पिछले कई हफ्तों से एज अ सीईओ रिम्पी स्कैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मेरा क्या है पता है? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कल्चर डेवलपमेंट। इसलिए मैंने आज से नया एक वो बनाया, हमारे यहाँ कहावत है, ईच वन टीच वन। एक टीचर एक स्टूडेंट बनाओ, उसको सिखाओ। हर एक किसी एक को सिखाओ। एक आदमी एक को सिखाओ। मैं सिखाऊंगा सबको, बाकी लोग एक एक को सिखाओ। एक नई चीज़ मेरे साथ हो रही है। अब मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर मेरी कंपनी का डायरेक्शन सही हो गया तो धीमे धीमे लोग मेरे पास आएंगे, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, अच्छे अच्छे कस्टमर्स आएंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर मेरा ब्रेन, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया तो कंट्रोल मेरा रहेगा। ऐसे ही ब्रेन में जब आप ये पूछते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है एज अ सीईओ मेरे लिए, तो आपकी लाइफ में वो जो 100 चीज़ें करनी हैं वो धीमे धीमे परेशान नहीं करेंगे। आपका काम आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसको कर लिया तो काम खत्म। बाकी काम ठीक है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कोई और कर लेगा, लेकिन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कर लिया। ये पहले नहीं होता था। पहले क्यों नहीं होता था? 100 चीज़ें थी, सबकी सब इंपॉर्टेंट लग रही हैं, और ये भी लगता था पहले कि सारा डिसीजन मुझे ही लेना है। अब तो मुझे डिसीजन मेकर्स बनाने हैं ढेर सारे। तो आप लोगों को पूछना चाहिए मुझसे, बड़े पापा आप तो अब रिम्पी स्कैन के फाउंडर हैं, डीप नॉलेज के फाउंडर हैं। डीप नॉलेज के लिए आप वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं कभी कभी, और रिम्पी स्कैन में आप अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और भी ढेर सारे डिसीजन लेते हैं। तो एज अ सीईओ वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेने चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्या क्या करनी चाहिए? सुनना चाहेंगे? पहले तो सब कुछ था, मशीन कौन सा खरीदना है, जनरेटर ठीक कराना है, कार खरीदनी है, मेंटेनेंस कराना है। अब पेशेंट फ्लो एंड ट्रस्ट। मेरा काम है ये चेक करना पेशेंट्स का फ्लो कैसा है और क्या वो हमको ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। वो मैं कैसे करूँगा? टोटल पेशेंट काउंट कितने हैं, और पेशेंट हमारी रिपोर्ट के बारे में अगर 100 में से एक ने भी हमारी रिपोर्ट के बारे में कुछ क्वेरी लगाई तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 अच्छी रिपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? एक क्वेरी वाली रिपोर्ट। और अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी है, इस चीज़ से हमारा रेवेन्यू और ग्रोथ होगा। नंबर 2, डॉक्टर क्वालिटी एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। अब मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग डॉक्टर्स काम करते हैं, चारों अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं, सबकी अपनी लैंग्वेज है, उसको हटा करके हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। ऐसा तो नहीं होता सैमसंग का एक S24 काला होता है, एक अजीबोगरीब होता है, एक का शेप स्क्वायर होता है, एक का रेक्टेंगल होता है। ऐसे ही हमारी रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए। अगर ऐसा कर सके, जो कि बड़ी मम्मी की वजह से हमारे एक सेंटर पे तो हो गया, अब इसी को हमको रेप्लिकेट करना है 2 सेंटर्स में।
इससे हमारी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बनेगी। थर्ड, सिस्टम एंड डेलीगेशन। शीर्ष ने एकदम सही कहा। पहले मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था, यार मैं खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बैठ करके देखना होगा। आज मैं गया था वहाँ पर अपने मैनेजर के पास, वो मुझसे पूछ रहे थे, सर बता तो दीजिए ये बोर्ड लगाना है कि नहीं लगाना। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे बिना क्या काम हो सकता है। ठीक है, थोड़ा गलत होगा, 200-400-500 रुपये फालतू का खर्चा होगा, लेकिन क्या मेरे बिना हो सकता है? ये मेरा काम है। और सेकंड, किसका क्या रोल है क्लियरली डिफाइंड, ये मेरा काम है। डीके ब्रेन्स में एडिटिंग, कंटेंट आइडियाज़, प्लेटफॉर्म में क्या ट्विकिंग करना है, ओवर थिंकिंग करना है। आपके बिना हो रहा है। अब मेरे बिना सब कुछ हो रहा है। अब मेरा क्या काम है? डीप से डीप आइडियाज़ खोजना, स्ट्रॉन्ग हुक्स बनाना, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे हमारे जो सही ऑडियंस है वो आएंगे। मुझे ये देखना है कि हमारे नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं और उसमें से लर्नर्स कितने बनते हैं, हमारे जनोगी कितने बनते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक हम लोग का वीडियो बना हुआ था, बहुत अच्छा वीडियो था, उसके बहुत से व्यूज़ आए, लेकिन मुझे ये सेंस हुआ कि हम जो वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। हम दुनिया में चेंज पहुंचाना चाहते हैं, हम हाई लेवल के डिसीजन मेकिंग सिखाना चाहते हैं, वो उस वीडियो में नहीं हो रहा था। बहुत मोटिवेटिंग वीडियो था, बहुत वायरल व्यूज़ आए, उसमें पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो हमारा कोर पोजीशनिंग नहीं है। धीमे धीमे मुझे ये फोकस करना पड़ेगा कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, एक थिंकर की तरह या एक कंटेंट मेकर की तरह। तो ये दो बड़े बड़े मतलब चेंजेस हुए हैं एज अ सीईओ जो मेरी लाइफ में हुए हैं। मैं तो इसको इम्बाइब कर पाया हूँ, लेकिन अगर आप दोनों और दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में इसको चाहते हैं तो हमारे साथ 100 जिनोगी के ग्रुप में घुस जाइए। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। किसी भी टाइप का चेंज चाहते हैं, खाली बिजनेस पे नहीं, अगर कोई और भी ग्रोथ चाहते हैं, किसी और टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में से, तो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ इस जर्नी में हो लीजिए। ठीक है।